एजुसेट टेलीकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती अन्नू, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खेदड़, जिला हिसार, आपके समक्ष लेकर आई हूँ कक्षा 12 नियोजित विकास की राजनीति का भाग 2। इनका मुख्य विषय रहेगा नियोजित विकास की राजनीति, आर्थिक विकास के विषय में कि किस प्रकार से भारत ने विकास के विभिन्न मॉडलों में से एक मॉडल को चुना और योजना आयोग और नियोजन के तहत पंचवर्षीय योजनाओं को माध्यम बनाकर अपना आर्थिक विकास शुरू किया। आज के मुख्य उपविषय रहेंगे भूमि सुधार, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति। नीति आयोग के विषय में हम लेक्चर में जानेंगे। नीति आयोग के कार्य, उद्देश्य और नीति आयोग की रचना के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद समय रहेगा गृह कार्य का। अध्याय में आपने बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में पढ़ा। क्या आपके दिमाग में ये प्रश्न उत्पन्न हुआ कि सभी पंचवर्षीय योजनाएं लगभग 5 वर्षों के लिए चली, लेकिन कहीं कहीं बीच में कुछ गैप या रिक्त स्थान उन पंचवर्षीय योजनाओं के विषय में आपको दिखाई दिया? आइए चर्चा करते हैं सबसे पहले इसी विषय पर, अल्पकालीन योजनाएं। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि 2 पंचवर्षीय योजनाएं क्या है लगभग लगातार जारी रही। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 में जब चौथी पंचवर्षीय योजना को लागू करने का समय आया, तो उस समय आपको वहाँ पर 3 वर्ष तक का रिक्त स्थान दिखलाई दिया। उसका कारण यह था क्योंकि 1965 में भारत का चीन के साथ युद्ध हुआ। 1965 के युद्ध के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। इस समय देश को 2 युद्धों का सामना करना पड़ा, एक तो 1965 का और दूसरा 1971 का, जो बांग्लादेश को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। इसके बाद आगे चलते हुए आपको दिखलाई दिया कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1989 तक चली थी, लेकिन वह भी 1978 में समाप्त कर दी गई और उसकी जगह पर 2 1 वर्षीय योजनाएं चलाई गई। यहाँ कारण यह रहा क्योंकि भारत में बहुत बड़ा सत्ता परिवर्तन यहाँ पर इस समय देखने को मिला, क्योंकि आज़ादी के वर्षों के बाद से हमेशा ही कांग्रेस की सरकार केंद्रीय सत्ता में रही और उसका शासन हमने देखा। पिछले अध्याय में आपने बड़े ही विस्तार से कांग्रेस के प्रभुत्व के दौर को देखा और समझा। तो यही एक सबसे बड़ा कारण था यहाँ पर कि जिसके कारण यहाँ पंचवर्षीय योजनाओं में आपको गैप दिखलाई दिया। 1979 में जनता पार्टी की सरकार अस्तित्व में आई और उसने जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसे 1978 में ही समाप्त कर दी। लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं भूमि सुधार के साथ। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के लागू होने के बाद देश में एक चर्चा का मुख्य विषय रहा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से जो आर्थिक खर्च है वो सार्वजनिक क्षेत्र में किया जाए या फिर निजी क्षेत्र में किया जाए। इसके अतिरिक्त वहाँ पर एक विवाद और आपको दिखलाई दिया कि कृषि पर अधिक खर्च किया जाए या फिर उद्योगों पर अधिक बल दिया जाए।
इन सभी कारणों से जो आवाज़ उठ रही थी देश में बार बार कि उद्योगों पर बल दिया जाए, या विश्व में बाहर जो दूसरे देशों के कारण परिवर्तन या असर हमारे भारत पर पड़ रहा था, उसके कारण हमने क्या है उद्योगों की तरफ कदम बढ़ाया था। लेकिन आप सभी जानते हैं कि भारत जो है शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा है। अब ऐसा क्या हुआ कि एकदम से क्या है भूमि सुधारों की आवश्यकता मालूम हुई। ये भी क्या है प्यारे बच्चों, कई कारण रहे थे जिसके कारण क्या है भूमि सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं इस दौरान आई, बहुत सारे युद्धों को हमने इस दौर में क्या है देश ने फेस किया, जिसके कारण क्या है भूमि सुधारों की आवश्यकता उभर कर सामने आई। भूमि सुधारों में सबसे पहला था जमींदारी प्रथा का अंत। जमींदारी प्रथा अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी और इसके समाप्त होने से क्या हुआ कि भूमि ऐसे लोगों के हाथ से निकल गई जो वास्तव में कृषि में दिलचस्पी ही नहीं रखते थे। आपको याद होगा इतिहास के झरोखों के माध्यम से कि क्या है हम हमेशा ही अपनी पुस्तकों में क्या है जमींदारी प्रथा के विषय में पढ़ते आ रहे थे। हम हमेशा पढ़ते थे कि किस प्रकार से जमींदार क्या है भूमि के स्वामी होते थे और उस पर जो कार्य करने वाले क्या है अन्य किसान वो जमींदारों के कर्ज के बोझ के तले दबे रहते थे, जिसके कारण क्या है समाज में असमानता और अन्य बुराइयां आ चुकी थी। बहुत सारे समाज सुधारकों ने इस जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए उस दौर में आवाज़ उठाई और जिसके कारण क्या है सरकार के माध्यम से क्या है इस जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। इस जमींदारी प्रथा के समाप्त होने से क्या हुआ कि जो जमींदार थे वो राजनीति पर भी दबदबा रखते थे और उनका ये जो दबदबा कायम रखने की जो नीति थी वो भी अब क्या है सिमट चकबंदी। पुराने समय में किसान जो है उसकी भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी और यह टुकड़े बिखरे हुए होते थे, यानी कि यदि एक किसान के पास भूमि के कई टुकड़े हैं तो उनमें से एक टुकड़ा किसी जगह पर और दूसरा टुकड़ा जो है किसी अन्य जगह पर होता था, जिसके कारण किसान को खेती करने में बड़ी दिक्कत आती थी और इसके साथ साथ क्या है खेतों को संभालना भी बड़ा मुश्किल होता था। जोतों की चकबंदी से भूमि के सभी टुकड़े एक स्थान पर होने से किसान को खेती करने में क्या है अब सुविधा हो गई। काश्तकारों को अधिक कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई। काश्तकार किसी अन्य की जमीन पर कार्य करते थे, उसे बटाई पर जोतते थे, उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन इस कानून पर शायद ही जो व्यवहार में कम अमल हुआ। खाद्य संकट जो मुख्य उपविषय है नेक्स्ट वो है खाद्य संकट। 1940 और 1950 का जो दशक था उसमें हमने कृषि पर अधिक बल दिया अपनी पंचवर्षीय योजना में और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि खाद्यान्न में वृद्धि होने लगी थी और जनसंख्या की वृद्धि दर के अनुसार ही खाद्यान्न में भी वृद्धि दर धीरे धीरे करके बढ़ोतरी कर रही थी। लेकिन 1960 के दशक में कृषि की दशा क्या है बद से बदतर हो गई और खाद्य संकट जो है वो देश के सामने उत्पन्न हो गया और इस खाद्य संकट के निम्नलिखित कारण थे। पहला था 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में क्या है सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण क्या है किसान अपनी जो फसलें हैं वो समय पर नहीं उगा पाए, जिसके कारण क्या है जो पानी की कमी से बहुत सारी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई।
इसी अवधि में भारत ने 2 युद्धों का सामना किया था, जैसा कि मैंने अभी लेक्चर में पीछे डिस्कस किया था आपके साथ कि 1965 में भारत चीन युद्ध हुआ और 1971 में क्या है भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था बांग्लादेश के प्रश्न को लेकर। इससे क्या हुआ कि विदेशी मुद्रा का जो संकट है वो देश को झेलना पड़ा। तीसरा मुख्य कारण था खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित देश का जो हिस्सा था वो कौन सा था, वो बिहार था। बिहार के 9 जिलों में अनाज की जो पैदावार है वो सामान्य स्थिति की तुलना में आधी से भी कम थी। इनमें से 5 जिले अपनी जो नॉर्मल पैदावार थी वो उसकी तुलना में महज 1/3 ही अनाज उगा पाए। आगे बढ़ते हैं खाद्य संकट के प्रभावों के साथ कि खाद्य संकट के क्या क्या प्रभाव हमारे देश को या विभिन्न इलाकों को झेलने पड़े। पहला था कुपोषण। खाद्यान्न के अभाव में कुपोषण बड़े पैमाने पर फैला और इसने गंभीर रूप धारण कर लिया। एक अनुमान के मुताबिक बिहार के अनेक हिस्सों में उस समय प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो 2200 कैलोरी एक व्यक्ति को मिलनी चाहिए वो घटकर कितनी हो गई, 1200 कैलोरी पर आ गई। जबकि एक सामान्य आदमी के लिए रोजाना कितनी कैलोरी ज़रूरी होती है, 2450 कैलोरी भोजन में उसको डाइट के रूप में अवश्य ही मिलनी चाहिए। तो दर का बढ़ना कि जब अकाल पड़ गया और कुपोषण कि मनुष्य को अपनी जो बैलेंस डाइट है वो नहीं मिल पाई तो उसके कारण क्या है धीरे धीरे करके मृत्यु दर भी बढ़ गई। 1967 में बिहार में मृत्यु दर पिछले साल की तुलना में 34% बढ़ गई। इन वर्षों के दौरान बिहार में जो उत्तर भारत है उसके अन्य राज्यों की तुलना में खाद्यान्न की कीमतें हैं काफ़ी बढ़ गई कि अगर वो चाहे कि दूसरों से खरीदना अनाज को, खाद्यान्न को, तो वो भी नहीं कर पाए क्योंकि कीमतें ही खाद्यान्न की बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस समय सरकार ने इलाका बंदी मीन्स जोनिंग की नीति अपना रखी थी और जिसके कारण क्या है विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पा रहा। तीसरा प्रभाव था वो यह था कि कीमतों में बढ़ोतरी हो गई। इन दिनों बिहार में उत्तर भारत के जो कुछ राज्य थे उनकी अपेक्षा में खाद्यान्न की कीमतों में क्या है काफ़ी बढ़ोतरी हो गई और पंजाब की तुलना में गेहूं और चावल जो है बिहार में वो डबल और ट्रिपल रेट पर क्या है मिल रहा था, दुगने तिगने दामों में बिक रहा था। चौथा है आयात में वृद्धि। सरकार को खाद्यान्न संकट के कारण क्या है गेहूं को आयात करना पड़ा और विदेशी मदद भी है इसके बदले स्वीकार करनी पड़ी। संयुक्त राज्य संघ जैसे जो देश थे वो भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने की शर्त इसके बदले में रख रहे थे। तो उस समय भारत की स्थिति कुछ इसी प्रकार की थी कि एक और तो खाद्यान्न का संकट था, दूसरी ओर अकाल था और तीसरा क्या है जो विभिन्न देश है जो आर्थिक सहायता या खाद्यान्न सहायता के लिए तैयार थे उन्होंने क्या है अपनी जो है बेतुकी शर्तें भारत के सामने रख दी। तो उसका एक मॉरल जो प्रेशर है वो गवर्नमेंट के ऊपर अलग से दिखाई दिया। पांचवी जो निर्भरता की ओर बढ़ना, ये एक तरह से जितने भी खाद्यान्न संकट के जो बुरे परिणाम थे उनसे हटकर जो है एक पॉइंट है जो जिसका प्रभाव क्या है एक पॉजिटिव वे में हमारे ऊपर पड़ा, हमारे देश के ऊपर पड़ा। निर्भरता की ओर बढ़ना, क्योंकि भारत को विदेशी सहायता के बदले कठिन शर्तों को झेलना पड़ा तो इस कारण से क्या है अब जो योजनाकार थे उनके सामने क्या है पहली जो प्राथमिकता थी वो क्या थी कि किसी भी तरह से खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भरता हासिल कर ले और इसके लिए क्या है जितनी भी योजनाएं बनाई जा रही थी उनमें क्या है इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखा गया और जिसका परिणाम हमें आगे चलकर हरित क्रांति के रूप में देखने को
प्यारे बच्चों, अब एक बहुत ही जो दिलचस्प टॉपिक है पाठ का, वो आपके सामने है। हरित क्रांति 1960। आपने देखा कि किस प्रकार से खाद्यान्न संकट के कारण है जो हमें भारत को क्या है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद क्या है, इतने सारे बुरे परिणामों के बीच एक सकारात्मक परिणाम यह निकला कि हमारा ध्यान, या हमारे योजनाकारों का या हमारे राजनीतिज्ञों का ध्यान क्या है, इस ओर गया कि हमें क्या है, खाद्यान्न जो आत्मनिर्भरता है उसको प्राप्त करना चाहिए, उस पर बल देना चाहिए। तो जिसके कारण क्या है, हमारे जो विभिन्न योजनाकार थे, या हमारे बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, या बहुत सारे भूमि सुधार जो हुए, उनका हम एक परिणाम कह सकते हैं कि वो क्या है, हमें हरित क्रांति के रूप में देखने को मिला। आइए विस्तार से जानते हैं हरित क्रांति के विषय में। खाद्यान्न संकट की इस हालात में देश पर क्या है, भारी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई। भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चुका था, और ख़ास तौर से संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है आर्थिक सहायता पर। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। इलाकों पर ध्यान। पहले भारत सरकार क्या करती थी कि सभी इलाकों पर ध्यान देती थी, सभी इलाकों पर खर्च करती थी, जिसके कारण से क्या है, जो परिणाम है वो कुछ अच्छे नहीं आए। अब सरकार ने पहले की बजाय उन क्षेत्रों पर ध्यान देना शुरू किया जहां सिंचाई की सुविधाएं क्या है, उपलब्ध थी, ताकि कम समय में अधिक उत्पादन जो है वो किया जा सके। अतः सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र पर ध्यान देने की अपनी नीति को बदलकर उन क्षेत्रों पर ध्यान देने की नीति को अपना लिया, और इन क्षेत्रों में विशेषतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे जो कृषि की दृष्टि से समृद्ध इलाके थे वो शामिल थे, क्योंकि ये इलाके पहले से ही अच्छे थे, और ऊपर से क्या है, इन पर और विशेष ध्यान दिया गया। तो क्या है, एक बड़ा ही जो है अचंभित कर देने वाला या पॉजिटिव रिजल्ट उसका क्या है, हमें प्राप्त हुआ। इससे क्या हुआ कि जो देश में खाद्यान्न की जो कमी चल रही थी वो उसकी भरपाई हो पाई। अगला पॉइंट है सुविधाएं उपलब्ध कराना। अब सरकार ने क्या किया कि उच्च गुणवत्ता के जो बीज है या उर्वरक है, कीटनाशक है, और बेहतर सिंचाई सुविधा बड़े अनुमानित मूल्य पर मुहैया करानी शुरू की। ये सभी चीज़ें जो है, बीज, उर्वरक, कीटनाशक है और सिंचाई की सुविधा, ये सभी क्या है, कृषि से संबंधित जो है हमारे एक तरह से साधन है कि इन साधनों के माध्यम से ही हम क्या है, हरित क्रांति को प्राप्त कर पाए। अगला है निर्धारित मूल्य की गारंटी। अब सरकार ने न केवल भूमि में सुधार किया, और न केवल क्या है भूमि के साधनों में सुधार किया, इसके साथ साथ क्या है, किसानों को एक जो है गारंटी भी प्रदान की कि वो क्या है, उनकी जो उपज है उसके बदले में उन्हें एक निर्धारित मूल्य प्रदान करेगी। तो इससे जो किसान है वो बिना भय के और बिना किसी शंका के क्या है, अपना अच्छे से कृषि कर पाए। 1960 के दशक में उन्नत बीज, खाद, उर्वरक यानी कि कीटनाशक और अच्छी सिंचाई सुविधाओं का प्रयोग करके खेती के क्षेत्र में, विशेषकर खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में जो वृद्धि हुई उसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। चलते हैं हरित क्रांति के क्या क्या परिणाम हमें देखने को मिले। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में, विशेषकर गेहूं की पैदावार में क्या है, बढ़ोतरी हुई, और जिससे देश में खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता को प्राप्त किया।
दूसरा पॉइंट है हरित क्रांति से ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिला। ध्रुवीकरण का अर्थ है कि कुछ इलाके जिनके कारण क्या है देश में हरित क्रांति संभव हो पाई थी, वे इलाके थे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इन इलाकों का जीवन स्तर जो है वो देश के जो अन्य हिस्से हैं उनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा सुधार में आ गया। अगला पॉइंट है वामपंथियों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने का सुनहरा अवसर। लामबंद करना होता है बच्चों कि एकजुट करना, उनको एक जो है एक छत के नीचे लेके आना किसी चीज़ के लिए। हरित क्रांति के कारण कुछ किसान बहुत ज़्यादा समृद्ध हो गए और कुछ निर्धन हो गए, जिसके कारण जो है किसानों और भूस्वामियों के बीच का जो एक अंतर है वो सभी को दिखाई देने लगा, वो मुखर हो गया। और उसके कारण क्या है वामपंथियों को ये एक मौका मिल गया कि क्या है हम गरीब किसानों को क्या है जागरूक करके उनको क्या है इकट्ठा कर सकते हैं। मध्यम वर्ग के किसानों का उदय। भूमि की स्थिति सुधरने से और पैदावार में वृद्धि होने से मध्यम श्रेणी के जो किसान थे उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, इसीलिए उनका सामाजिक दर्जा बढ़ गया और वे मंझोले किसान यानी कि जो मिडिल क्लास जो है फार्मर उनके रूप में क्या है विख्यात हो गई। 60 के दशक में क्या है कुछ अन्य आर्थिक बदलाव भी हुए थे और 1960 के अंत में जो है भारत के आर्थिक विकास की कहानी ने एक नया ही मोड़ ले लिया। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि इस मोड़ को लाने में क्या क्या जो कारण है वो उत्तरदायी रहे थे? तो आइए एक नज़र डालते हैं उन पर भी। पहला था नेहरू की मृत्यु और कांग्रेस में फूट। आपने पिछले अध्याय में जाना कि क्या है नेहरू जी जो बड़े ही प्रभावशाली व्यक्तित्व के प्रधानमंत्री थे, बड़े ही क्रिस्मेटिक जो उनकी पर्सनैलिटी थी, लोग उनके पीछे खींचे चले आते थे। उनका निधन हो गया 1960 के दशक में और कांग्रेस में क्या है धीरे धीरे जो है बगावत के तेवर हमें दिखाई दिए कि किस प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने और फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आई, श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड। ये बड़ा ही फेमस जो चित्र है वो आपको यहाँ पर दिखलाई दे रहा है। ये अमूल का अटली बटली डिलीशियस जो है अमूल बटर वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है। हर छोटे से बड़े व्यक्ति इससे परिचित है और ये दूध के जो उत्पादन है उसमें अत्यधिक वृद्धि होना ही जो है यहाँ पर दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति कहलाया। दूध के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होना श्वेत क्रांति कहलाया। क्या आपने अमूल के उत्पादों के पीछे जो सहकारी डेयरी फार्मिंग है उसकी एक कहानी है छुपी हुई है वो उसको पढ़ा है? क्या आप जानते हैं कि इंडिया के मिल्कमैन का क्या नाम है? बच्चों, क्या आपने कभी गुजरात के आनंद सहकारी दूध उत्पादन आंदोलन के विषय में सुना है? चलिए आइए आपको बताते हैं इन सभी दिलचस्प विषयों के विषय में। जो मशहूर वर्गीस कुरियन है उनको क्या है इंडिया के मिल्कमैन नाम से जाना जाता है। उन्होंने गुजरात के जो सहकारी दुग्ध और विपणन परिसंघ था यानी कि दूध और उसकी जो डायरियाँ थी और दूध को जो बेचने का जो काम होता था उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसीलिए उन्हें मिल्कमैन के नाम से हम सभी जानते हैं। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से क्या है ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। किस नाम से? ऑपरेशन फ्लड। दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया, जिसमें दुग्ध डायरी को एक विकास के माध्यम के रूप में विकसित किया गया, यानी कि एक इकोनॉमी वहाँ पर विकसित हुई दूध
से, दूध को बेचने से, ताकि क्या है ग्रामीण लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हो सके और उनकी आमदनी जो है वो बढ़ सके। और इससे क्या है गरीबी दूर हो सकेगी। और इससे क्या है एक अन्य जो पॉजिटिव रिजल्ट क्या देखने को मिला कि महिला सशक्तिकरण को भी बल मिला, क्योंकि बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो इस कार्य से जुड़ी हुई थी, वो आर्थिक रूप से समृद्ध हुई। पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि योजना आयोग क्या है, उसके कार्य क्या है, और अंत में आपको एक बात ये भी बतलाई थी कि किस प्रकार से जो 1914 और 15 है वहाँ पर आते आते योजना आयोग का स्थान किसने ले लिया था? नीति आयोग ने। और नीति आयोग जो है वो 1 जनवरी 2015 में बना और योजना आयोग जो है समाप्त हो गया। आइए जानते हैं इसके विषय में कि योजना आयोग जो है उसकी कुछ कमियां रही थी, जिसकी वजह से नीति आयोग की स्थापना हो गई। और दूसरा जो है योजना आयोग की संवैधानिक स्थिति न होना। संवैधानिक स्थिति का मतलब है कि योजना आयोग जो थी वो संविधान से बाहर की संस्था थी। संविधान जो देश का सबसे बड़ा कानून है उसमें योजना आयोग के विषय में अगर कोई झगड़ा हो जाता है विभिन्न सरकारों का, तो उस झगड़े को कैसे हल करना है, क्या उसका जो योजना आयोग की पावर है और क्या राज्यों की पावर है, क्या सेंटर की पावर है, इन सब स्थितियों को इस विषय में संविधान में क्या है क्लियर नहीं किया गया, क्योंकि वो संविधान से बाहर की एक संस्था थी। तीसरा है राज्यों को महत्व न देना। आपने देखा कि जितनी भी बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजनाएं बनी उन सब में केंद्र सरकार को या केंद्रीय समस्याओं को ही महत्व दिया गया। और चौथा था राज्यों में धन आवंटन में पक्षपात करना, कि योजनाएं जो विभिन्न राज्यों पर लागू होती हैं या उन विभिन्न राज्यों से संबंधित योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसमें उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो धनराशि होती है उसका बंटवारा करते हुए क्या है केंद्र सरकार कहीं ना कहीं पक्षपात कर रही थी, जिसके कारण क्या है लोग योजना आयोग का विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट है केवल केंद्रीय समस्याओं पर अधिक बल देना, कि जितनी भी सेंटर की प्रॉब्लम थी उनको ही विशेष रूप से योजना आयोग के द्वारा उठाया जाता था, उन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता था, जिसके कारण जो राज्यों की समस्याएं हैं वो जो कि त्यों बनी रही। और इससे राज्यों की जो राजनीति है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। छठा है सभी राज्यों के लिए एक जैसी योजनाएं बनाना, कि जितने भी राज्य हैं उन पर एक जैसी योजना बनाकर थोप देना, जो कि क्या है सरासर गलत है। क्योंकि आपको पता है बच्चों कि क्या है प्रत्येक राज्य की जो समस्या है वो अलग अलग होती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से क्या है अलग अलग बच्चों की प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है ना। आगे बढ़ते हैं हम कि जो प्रधानमंत्री है उन्होंने क्या है संघवाद को बढ़ावा देने के लिए और देश के सभी राज्यों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए योजना आयोग के स्थान पर क्या है नीति आयोग की स्थापना की थी। योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी क्या है संविधान से बाहर की संस्था है, और ये बात आप बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। नीति आयोग की स्थापना के उद्देश्य केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देश के विकास में सहयोग करेंगे। आपको दिखलाई दे रही है कि एन से क्या है नेशनल, और आई से है इंस्टीट्यूशन, आर फॉर और टी से है ट्रांसफॉर्मिंग, और फिर दोबारा आई से है इंडिया, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति आयोग की विस्तृत फॉर्म है। थिंक्स
मोर एंड चेंज मोर यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ ही जो नीति आयोग के उद्देश्य आपको साइड में दिखाई दे रहे हैं कि सहयोगात्मक संवाद को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग को बनाया गया। अगला है समस्याओं के व्यवहारिक हल पर बल देना और देश के विकास के लिए योजनाएं बनाना और आवश्यकता पड़ने पर उनमें क्या है, परिवर्तन करना। आर्थिक नीतियाँ बनाते हुए देश की सुरक्षा को महत्व देना, ये यहाँ पर सबसे बड़ी और विशेष बात है कि देश की जो सुरक्षा है उसको अपनी आर्थिक नीतियों में स्थान देना। ज्ञान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना ही नीति आयोग का उद्देश्य है। पर्यवेक्षण और मूल्यांकन पर बल देना भी और नीति आयोग के कार्य है बड़े ही सुनहरे फ्लिपकार्ट्स में आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है निर्देशन, सतत भागीदारी, सुरक्षा का महत्व, सहयोगी संवाद और नियंत्रण की जो स्ट्रक्चर है, संरचना है, आइए उसके विषय में जान लेते हैं। नीति आयोग जो है उसके अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है और वो क्या है, नीति आयोग के अध्यक्ष है। अध्यक्ष जो नीति आयोग के हैं फिलहाल वो राजीव कुमार है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं पदेन सदस्य। उपाध्यक्ष भी पदेन सदस्य होता है नीति आयोग का। और यहाँ पर 4 आपको तारांकित जो है दिखाई दे रही है चीज़ें। गृह मंत्री, वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है और कृषि और कल्याण मंत्री, यानी कि ये चारों क्या है, मंत्री हैं। और मंत्री कौन से, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। ये इस समय जो है नीति आयोग के पदेन सदस्यों में गृह मंत्री अमित शाह जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कृषि और कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, इनको शामिल किया गया है। 5 पूर्णकालिक सदस्य, मुख्य सचिव पहला जो है पूर्णकालिक सदस्य होता है। और फिलहाल अमिताभ कांत जो हैं, जिन्हें नीति आयोग के सीईओ जो है वो कहा जाता है, वो यहाँ शामिल हैं। दूसरा है विवेक देवराय है, तीसरे वी के सारस्वत है, चौथे रमेश चंद्र है और 5वें विनोद पाल है। ये सभी जो है हम ये कह सकते हैं इन शॉर्ट कि यहाँ पर जो है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं या फिर जिनको क्या है नीति बनाने में विशेष महारत हासिल है या उनका मुख्य विषय इस प्रकार का है जिसके कारण उनको यहाँ शामिल किया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य भी नीति आयोग में होते हैं और इस समय विशेष आमंत्रित सदस्यों में सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, दूसरा सामाजिक और न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत, तीसरा रेल मंत्री पीयूष गोयल और चौथा है योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह आपको दिखलाई दे रहे हैं। हमने जाना भूमि सुधार के विषय में, हाँ, कि किस प्रकार से क्या है जमींदारी प्रथा को समाप्त करके जोतों की चकबंदी करके काश्तकारों को जो है कानूनी सहायता प्रदान करके क्या है भूमि सुधार किए गए। उसके बाद हमने जाना हरित क्रांति के विषय में कि किस प्रकार से उन्नत बीज, खाद और उर्वरक और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाकर विशेषकर से खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में जो वृद्धि की गई उसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया। उसके बाद हमने क्या है इस प्रकार से मिल्क के जो प्रोडक्शन में वृद्धि हुई और उसे क्या है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से वहाँ पर जाना गया। उसके बाद हमने जाना नीति आयोग के विषय में कि किस प्रकार से योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को क्या है नीति आयोग का गठन किया। और उम्मीद करती हूँ कि आप अपना गृह कार्य बिल्कुल अच्छे से अपनी कॉपी में कर रहे होंगे और अपने संबंधित अध्यापक से वहाँ पर सलाह मशवरा करके उसको चेक करवा के क्या है दिशा निर्देशन प्राप्त कर रहे होंगे।
आज का पहला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या थी, इसके क्या प्रभाव निकले। दूसरा प्रश्न है, नीति आयोग क्या है, इसके कार्य, उद्देश्य और रचना लिखें। तीसरा प्रश्न है, 1960 के दशक के आर्थिक बदलावों पर एक नोट लिखे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।